नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य पूर्व से लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो अप्रत्याशित लगती हैं और कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि ये कैसे संभव है। पहले खबर आई, एक के बाद एक खबर आई कि अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं, बहाल कर रहे हैं, उन्हें बेहतर बना रहे हैं, जबकि अरब देशों का इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा था। हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के सवाल पर इनमें लंबे अरसे से ठनी हुई थी, लेकिन हालात इस कदर बदले कि एक के बाद एक कई देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार लिए हैं और उनमें लगातार प्रगति हो रही है। अब ये ताज़ा खबर आई है कि सऊदी अरब ने कतर से पूरे सब जो प्रतिबंध लगाए थे 3.5 साल पहले, वो उसने हटा लिए हैं। उसी ने नहीं बल्कि 3 और देश जो उसके साथ थे, इजिप्ट, यूएई और बहरीन, उन्होंने भी उन संबंध को बहाल कर लिया है। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक के ठीक पहले सऊदी अरब ने ऐलान किया, जो एक ब्लॉकेट था कतर को ज़मीनी स्तर पर, वो खोल दिया गया और 3.5 साल पहले वाली स्थिति पे वापस पहुंचे। बल्कि ये कहना चाहिए कि और पहले जब संबंध सामान्य थे उस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिए हैं इन तमाम मुल्कों ने। तो 3.5 साल तक कतर पर इन देशों ने लगातार दबाव बनाए रखा। उस पर उसने आरोप लगाए थे कि कतर आतंकवादियों को मदद दे रहा है, आतंकवादी संगठनों की मदद करता है, और ये उससे कुछ शर्तें भी उस पर ला दी गई थी कि वो ईरान के साथ अपने संबंध छोड़े और तुर्की के साथ अपने संबंध को कम करे। ये तमाम तरह की शर्तें ला दी गई थी, लेकिन कतर ने उन शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अंततः अब ये स्थिति बनी है कि बिना किसी शर्त को माने ही सारे प्रतिबंध इन देशों ने हटा लिए हैं। तो सवाल उठता है कि ये नौबत क्यों आई, इसका मकसद क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके गिने चुने दिन राष्ट्रपति पद पर रह गए हैं, वो एक बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके दामाद वहाँ एक बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं। CIA के जो पूर्व चीफ हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो आखिरकार अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते क्या खेल कर रहे हैं, और ये जो समीकरण में बदलाव आ रहा है वो किस लिए है? क्या इसका मकसद ईरान की घेरेबंदी है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे 2 छोटी छोटी गुजारिशें। पहली तो यही है कि satyhindi.com का ऐप अब अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसको तुरंत डाउनलोड कर लें, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें, लेकिन कर ज़रूर लें। दूसरी गुजारिश ये है कि satyhindi.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए, उसको आर्थिक मदद देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि satyhindi.com पत्रकारों द्वारा संचालित संस्था है। ये कारपोरेट की फंडिंग से नहीं चलता है, ये सरकार से धन नहीं लेता है, और आप सबकी मदद से ही हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो अच्छी पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए इसे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है आपकी, और हमें उम्मीद है कि आप इसे अपना सहयोग देंगे। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उससे आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और उसमें से आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों कदम आप ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि satyhindi.com आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो आइए वापस लौटते हैं कि आखिरकार मध्य पूर्व में ये जो कुछ अप्रत्याशित घट रहा है वो क्यों घट रहा है, कौन है इस सब के सूत्रधार और उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये जो अरब मुल्कों की राजनीति है, या यूं कह लें कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति है, उसको बदलने के पीछे क्या एजेंडा है। जो इजराइल के साथ संबंध सुधारे गए हैं अरब मुल्कों के, और दूसरा कतर के साथ जो नए सिरे से संबंधों में बदलाव आ गया है, सुधार आ गया है, बहाल कर दिए गए हैं, उनका मकसद क्या है। पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था कि कतर के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए थे। कतर से इन देशों के रिश्ते खराब हुए थे। ये सन 2014 के आसपास रिश्ते खराब होने शुरू हुए थे। आपको याद होगा कि अरब स्प्रिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे अरब देशों में
लोकतंत्र की मांग उठी थी और उसको फिर धीरे धीरे कुचल दिया गया था सारे देशों में। लेकिन उस अरब स्प्रिंग ने जो यहाँ की जो राजशाहियाँ हैं उनको बुरी तरह से भयग्रस्त कर दिया था। वो डर गए थे कि अगर ये अरब स्प्रिंग यहाँ भी फैली तो उनकी सत्ता जाती रहेगी, और उन्हें ये शक हुआ कि इन अरब स्प्रिंग को बढ़ावा देने में कतर भी योगदान दे रहा है। इसके अलावा सीरिया, लीबिया और कुछ जगहों पर यमन, यहाँ पर जो विभिन्न संगठन थे जो कार्रवाई कर रहे थे, लड़ रहे थे या आतंकवादी संगठन थे, उनको भी कतर और बल्कि दूसरे सऊदी अरब वगैरह सब ये सारे मुल्क कहीं ना कहीं से फंडिंग कर रहे थे, और इनके बीच आपस का टकराव भी इसकी वजह से हो रहा था, जिसके चलते इन देशों ने पहले तो दबाव बनाया, अपने जो राजदूत वगैरह थे उनको वापस बुला लिया और कतर पर दबाव बनाया कि वो इन गतिविधियों को रोके। हालांकि कतर लगातार ये कहता रहा है कि वो इन गतिविधियों में कहीं से भी संलग्न नहीं है, लिप्त नहीं है, और ये सारे आरोप झूठे हैं। दरअसल कतर से ही अल जजीरा नाम का चैनल चलता है, जो कि ये कहा जा सकता है कि पूरे अरब मुल्क में, अरब दुनिया में उसको सुना जाता है, उसको देखा जाता है और उसका प्रभाव भी होता है। तो कतर के पास एक ये बहुत बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो अरब स्प्रिंग के दिनों में भी कर रहा था, और वो खुलेआम जिस तरह की रिपोर्टिंग उसमें हो रही थी उसने भी ये सऊदी अरब और जो राजशाहियाँ हैं उनको डरा दिया था कि अल जजीरा की वजह से कहीं उनके यहाँ भी ये चीज़ें ना भड़क उठें। तो अल जजीरा से उनको डर था, कतर के बारे में उनके अंदर ये संदेह था कि उनके यहाँ जो असंतोष जिन वर्गों में है कहीं उनको वो ना भड़काए। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी, और 2014 से एक तरह से संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर ये इन्होंने अपने राजदूत वापस बुला लिए थे, और 2017 की जून में आखिरकार इन्होंने पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लिए थे और तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, नाकेबंदी कर दी थी। कतर का जो ज़मीनी हिस्सा है वो सऊदी अरब से मिलता है और वो पूरा रास्ता ही बंद कर दिया था, तो कतर के लिए कोई भी ज़मीनी मार्ग खुला नहीं रह गया था। तो जाहिर है कि उस पर काफ़ी दबाव पड़ गया था। लेकिन चूंकि कतर बहुत अमीर मुल्क है, पेट्रो डॉलर है उसके पास, हालांकि उसकी आबादी बहुत छोटी है, करीब 27 लाख के कुल आबादी है, और उसमें भी करीब 3.5 लोग हैं जो मूल कतारी हैं, बाकी सब बाहरी लोग आकर बसे हुए हैं। तो कुल 3.5 लाख लोगों की ये पूरी सल्तनत है, और बाकी लोग बाहर से आकर काम करते हैं। लेकिन चूंकि पेट्रो डॉलर की ताकत उसके पास है, तो उसने इस दबाव को नहीं माना इन देशों के, और अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पहले बहुत छोटा उसकी सेना होती थी, केवल शायद 12 या 15 उसके पास लड़ाकू विमान थे, लेकिन उसने फ्रांस से राफेल खरीदे, अमेरिका से F-15 खरीदा, ब्रिटेन से टाइफून खरीदा, और इस तरह से अपने जो एयर पावर है उसको काफ़ी बढ़ा दिया। करीब 96 विमान उसके बेड़े में आ गए, और इस तरह से उस पूरे इलाके में उसने अपनी ताकत एकदम से बढ़ा ली और उस इलाके का एक मजबूत सेना उसने खड़ी कर ली। इसी तरह से उसने जर्मनी से टैंक खरीदे, टर्की से ड्रोन खरीदे और दूसरे आर्टिलरी वगैरह खरीदी, और थल सेना और जल सेना इन सबको भी मजबूत करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, वो रूस से बात कर रहा था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी, तो वो भी खरीदने जा रहा था। तो ये तमाम तरह से उसने अपने आप को मजबूत कर लिया था, और टर्की के साथ उसके संबंध और भी घनिष्ठ हो गए थे। तो ये भी खटक रहा था, क्योंकि अरब देशों को टर्की खटकता है। हालांकि ये सारे सब सुन्नी मुल्क हैं, और ये ईरान के खिलाफ गोल बंद होते रहे हैं, क्योंकि वो शिया मुल्क है, या ईरान अपनी तरह से चलता है, तो ये टारगेट करते रहते हैं ईरान को। अब ये जो शक्ति संतुलन है, जब वो परिवर्तन होता रहा, और ये भी हम बता दें कि कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है, सैन्य अड्डा है, और कहना चाहिए उस इलाके में सबसे बड़ा अड्डा वहीं पर है, कतर में। तो इस लिहाज से अमेरिका के लिए उसकी बहुत अहमियत है। तो कतर और टर्की दोनों, मतलब ये सारे तमाम लोग नाटो के हिस्सेदार भी हैं।
तो इस तरह से ये एक शक्ति संतुलन परिवर्तित हो रहा था, तो इसकी चिंता भी उनको हो रही थी। लेकिन असल बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे कि इजराइल को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जो बाइडेन अब आ रहे हैं और वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना चाहते हैं, ऐलान कर चुके हैं कि वो न्यूक्लियर डील को रिवाइव करेंगे, और अगर वो होती है तो इजराइल का पलड़ा कमज़ोर होगा। तो जाते जाते वो इजराइल को मजबूत करना चाहते हैं। और जो अरब देश हैं जिनके अंदर ईरान को लेकर खौफ है, ईरान से उनकी अदावत भी है, पुरानी अदावत है, और एक खौफ भी है कि ईरान ने अगर परमाणु अस्त्र बना लिया या वो बहुत ताकतवर मुल्क के रूप में रहा तो वो असुरक्षित रहेंगे। तो ये एक गोलबंदी इस वजह से भी ट्रंप करवा रहे हैं कि इन तमाम अरब मुल्कों के मतभेदों को दूर करके उन्हें एकजुट कर दो, उनको इजराइल से जोड़ दो, और इस तरह से ईरान की घेरेबंदी हो जाएगी, ईरान के खिलाफ तमाम मुल्क हो जाएंगे, और तब ईरान की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी एक देश, खासतौर पर इजराइल के साथ जो उसका पंगा चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की चिंता इजराइल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल के प्रति उनका प्रेम हम सब जानते हैं पिछले 4 सालों में बराबर दिखता रहा है। तो इजराइल को सेफ करने के लिए उन्होंने ये सारी राजनीति की है और इन अरब मुल्कों पर दबाव बनाया है, बाकायदा अपने दामाद के जरिए CIA के एक पूर्व प्रमुख को इस काम में लगाया, और ये काम चल रहा था। और शायद एक मंशा ये भी होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि जाते जाते अपनी एक उपलब्धि भी दिखा दें, क्योंकि 4 साल तो उनकी नाकामियों के रहे हैं, जाते जाते वो ये दिखा दें कि मध्य पूर्व की राजनीति को उन्होंने किस तरह से उलट पुलट दिया है अपनी कूटनैतिक प्रयासों से। तो एक उपलब्धि का तमगा वो लगाना चाहते हैं, एक मकसद ये है। लेकिन असली मामला अब यह है कि जो बाइडेन के लिए वो मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं, जो बाइडेन के एजेंडे को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं और ईरान को मजबूत नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने इस पूरी बिसात को बदल डाला है और तमाम जो विरोधी पक्ष हैं उनको एक साथ एकजुट कर दिया है। ऐसे में जाहिर है कि बाइडेन के लिए मुसीबत होगी। अब वो 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे और समस्या ये होगी कि कैसे वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो करेंगे ये तमाम देश एकजुट होकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे उन पर, और वो इसको कोशिश करेंगे कि ये डील रिवाइव ना हो। हालांकि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के कई देश भी इसके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये अपने तय से एक घेरेबंदी, गोलबंदी बाइडेन की भी की जा रही है और इधर ईरान की भी की जा रही है। तो ये पूरी रणनीति का मसला, एजेंडा ये है, और इसको मजे लेकर खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनका जाना तो तय है, लेकिन जाते जाते वो बाइडेन के लिए इतने कांटे बो देना चाहते हैं कि उनको शासन चलाना जरा मुश्किल हो जाए, और ईरान को भी वो इस तरह से घेर के जाना चाहते हैं कि वो इजराइल पर कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि पूरी तरफ से चारों अरब देशों को उसने एकजुट कर दिया है और इजराइल के साथ भी उनकी कहना चाहिए दोस्ती कर दी है। तो ये सब मिलकर ईरान को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं मध्य पूर्व में, जैसे ईरान के साथ चीन का रिश्ता बेहतर हुआ है, रूस भी सक्रिय है। तो बहुत सारे और भी समीकरण के हिस्से हैं जो आगे चलकर हमें खुलते हुए दिखेंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस दांव को खेल रहे हैं वो उसमें एक हद तक कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।